आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा, ऑनरेबल जस्टिस, जो कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं, दैट इज जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके बारे में एक ऐसी खबर आई है जो कि काफी चिंताजनक है। आप जानते हैं कि संविधान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, they have been mandated to uphold the principles of the constitution, to uphold the sanctity of the constitution। यानी संविधान की सुरक्षा करना, संविधान के गार्डियन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को मान्यता दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। यह जो खबर है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से लगभग 50 करोड़ कैश बरामद हुआ है, कुछ इस तरह की खबर आई है कि लगभग 13 या 14 मार्च को उनके आवास में आग लग गई थी। और जो फायर डिपार्टमेंट को जब कॉल किया गया और वहां पर जब ऑफिशियल्स वहां पर आए, यानी कि फायर डिपार्टमेंट वाले आग को बुझाने के लिए, उसी क्रम में वहां पर इतने सारे कैश वहां मिले हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार ऑनरेबल जस्टिस उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। नाउ द पॉइंट इज कि जस्टिस यशवंत वर्मा, इनको अभी दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर फिर से उनका जो पेरेंट कोर्ट है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि जजों के ट्रांसफर या रिमूवल का जो प्रोसेस है, इसके बारे में संविधान में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है। यहां पर जो केस है यह ट्रांसफर से जुड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जब से यह मुद्दा लाइमलाइट में आया है तब से यह देखा गया है कि ऑनरेबल जज को ट्रांसफर कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही उनका ट्रांसफर हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में 2021 में, और इस कंट्रोवर्सी के बाद फिर से उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया है। अगर आप संविधान को देखें तो संविधान यह कहता है कि जजों के ट्रांसफर, यानी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको अनुच्छेद 222 के तहत ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां तक हटाने की बात, यानी द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल की बात है, तो हमारा संविधान 2 ग्राउंड के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करें तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, और हाई कोर्ट के जजों की बात करें तो आर्टिकल 217 में 2 स्पेसिफिक ग्राउंड, पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। यह 2 ग्राउंड पर किसी भी जज, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उन्हें हटाया जा सकता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो इन पर्टिकुलर एरियाज से आते हैं। अगर आप रिमूवल के प्रोसेस को देखें तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में यह कहा गया है कि अगर कोई मोशन जजों के रिमूवल को लेके आता है तो वह सबसे पहले पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट के लोकसभा में अगर उस मोशन को एडमिट करना है तो उसके लिए कम से कम 100 मेंबर्स के द्वारा सहमति होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा में एडमिट होना है तो उसे कम से कम 50 मेंबर्स के द्वारा सहमति होनी चाहिए। अगर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत अगर रिमूवल का जो प्रोसीजर है, अगर वह लोकसभा और राज्यसभा में एडमिट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर हाउस के कंसर्न्ड स्पीकर द्वारा एक 3 मेंबर कमिटी बनाई जाएगी इंक्वायरी करने के लिए कि क्या वाकई में जो जज के खिलाफ रिमूवल का प्रोसीजर शुरू हुआ है वह वैलिड है या नहीं। 3 मेंबर जो कमिटी है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, दूसरे मेंबर हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, और तीसरे मेंबर एक ज्यूरिस्ट हो सकते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जो यह 3 मेंबर कमिटी जब बनाई जाती है तो जिन ऑनरेबल जज के खिलाफ बैठी है उन्हें अपने को डिफेंड करने का अधिकार होता है। अगर जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत जो 3 मेंबर कमिटी ने यह पाया कि वाकई में जो एलिगेशन है वह सही है, तो 3 मेंबर कमिटी
उस पर्टिकुलर मोशन को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद पार्लियामेंट में प्रोसीजर शुरू होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से ही वह मोशन को फाइनली पास किया जाएगा। अगर वह मोशन पास हो जाता है, उसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सहमति के लिए उस मोशन को या उस बिल को भेज दिया जाता है। जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देते हैं, देन दैट ऑनरेबल जज स्टैंड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। तो रिमूवल का यह प्रोसेस है जो संविधान में दिया हुआ है, कानून में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप रियलिटी को देखिए तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही जजों की नियुक्ति, उनके ट्रांसफर और उनके रिमूवल का सारा प्रोसेस रेगुलेट हो रहा है। आर्टिकल 124 सब क्लाउज 2 को अगर आप देखिए और आर्टिकल 217 में ही सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति का जो प्रोसेस है, उसमें 4 जजेस केस यानी कि फर्स्ट जजेस केस 1982, सेकंड जजेस केस 1993, थर्ड जजेस केस 1998 और फोर्थ जजेस केस 2015 के माध्यम से यह क्लियर हो गया है कि अपॉइंटमेंट जो जजों की होनी है वह विल बी बाय द कॉलेजियम सिस्टम। जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और इस पर्टिकुलर कंपोजिशन और अरेंजमेंट को थर्ड जजेस केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेल आउट किया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि आर्टिकल 124 सब क्लाउज 2 में माननीय प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि जजों की नियुक्ति करनी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो एडवाइस दिया जाएगा वह बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन सेकंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा वह बाइंडिंग होगा और वहीं से आप कह सकते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी शुरुआत हो गई। आपकी जानकारी में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, जिसमें कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई पार्लियामेंट के द्वारा, और यह प्रोसेस जो था इसमें था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके द्वारा अपॉइंटमेंट ना करा के जो यह कमीशन है उसके द्वारा अपॉइंटमेंट होगा, यानी कि पार्लियामेंट का कंट्रोल होगा जजों की नियुक्ति पर। लेकिन फोर्थ जजेस केस 2015 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कमीशन को स्थापित किया गया था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर किया। इन सारे बैकग्राउंड में अभी जो ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो यह पर्टिकुलर इश्यू आया है, जिसमें कि बहुत सारे केस उनके आवाज से मिले हैं, तो यहां पर प्रूव्ड मिसबिहेवियर का केस लगता है। हालांकि उनको ट्रांसफर कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे लॉयर्स जो सीनियर लॉयर्स हैं उनका यह कहना है कि वह उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर का केस बनता है। नाउ द पॉइंट इज कि जो आम जनता होती है उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काफी विश्वास है। आज भी आप कहिए तो एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जिनमें हमारा पूर्ण विश्वास रहता है और ऑनरेबल जस्टिस जो जज होते हैं उनके फैसले पर हमें विश्वास होता है। तो जब इस प्रकार का केस निकल कर सामने आता है तो वहां पर यह आवश्यक हो जाता है कि संविधान के सर्वोच्चता अगर बनाए रखना है, इफ वी हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार का एबरेशन हो रहा है या अगर प्रूव मिसबिहेवियर का केस वाकई में बन रहा है, तो जिस प्रकार से संविधान बोलता है उसी प्रकार से इस पर्टिकुलर केस को परस्यू करने की जरूरत है। अल्टीमेटली द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग the honorable judges of the Supreme Court and High Court. So that is it for this video. उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। So meeting shortly the first video on upcoming 70th BPSC exam. Until then, goodbye.